पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है और इनकम क्या होता है। अच्छा, एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यय, खर्च। जानते हो कि नहीं? आप अगर भाड़ा दे के आए हो तो खर्च है। अगर आप कहीं भी कोई पेमेंट करते हो तो क्या कहलाता है? खर्च। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो लिखा है एक्सपेंसेस को कैसे डिफाइन करेंगे। बोलता है एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड in producing and selling the goods and services, the goods and services। बोलता है व्यय किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन तथा बिक्री पर होने वाले लागत को कहते हैं। बोलता है अगर कोई सामान का प्रोडक्शन होता है या कोई सर्विसेज दिया जाता है, उसके ऊपर जो लागत लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें कि क्या क्या कॉस्ट में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसी सामान को बेचने में जो खर्च होता है। बेचे गए माल की लागत। सर्विस कॉस्ट, रेंट, कमीशन, ये सारे कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। दूसरा हम लोग जो पढ़ना है, इनकम पढ़ना है। इनकम का मतलब क्या होता है? आय। बोल सकते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन revenue and expenses। यह आगम तथा व्यय के बीच का अंतर है। यह आगम तथा व्यय के बीच का अंतर है। यानी अगर आप चाहेंगे कि इनकम निकालना, तो इनकम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? रिवेन्यू होगा माइनस एक्सपेंसेज होगा। आय के लिए अगर फॉर्मूला चाहेंगे तो बोलता आगम और माइनस व्यय। अगर हम लोग रिवेन्यू में एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इधर ध्यान दीजिए सब लोग। अब ये रिवेन्यू क्या होता है? एक्सपेंसेस तो आप जानते हो, रिवेन्यू क्या होता है? बोलता है कि अगर रिवेन्यू में एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इनकम निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो बताइए रिवेन्यू क्या होता है? किसको हम जानेंगे? रिवेन्यू आय किसको बोलते हैं? पीछे नहीं लिखवाया गया है। आगम हम लोग किसको बोलते हैं? तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। बोलता है इट मीन्स, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स। आगम का अर्थ कुल बिक्री से है। आगम का अर्थ कुल बिक्री से। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स। रेवेन्यू मतलब होता है टोटल सेल। तो बताइए, मान लीजिए अगर हम ये पेन को 20 रुपये में बेचे, पेन को कितने में बेचे? 20 रुपये में। तो 20 रुपये मेरा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। अरे इस पेन को जब 20 रुपये में हम बेच रहे होंगे तो क्या इसको ख़रीदने में कोई कॉस्ट लगा होगा? उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इनकम। अब बताइए अगर इसको हम ख़रीदने में 18 रुपये में ख़रीदे हैं और 20 में बेच रहे हैं तो 18 रुपये मेरा क्या है? कॉस्ट। और 20 रुपये मेरा क्या है? रेवेन्यू। और जब दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इनकम। कितना इनकम आएगा? 2 रुपया। बस यही बात आपको ध्यान देना।
कि इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में जितने में हम बेच रहे हैं उसमें कॉस्ट को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा, एक्सपेंसेस को माइनस कर देना होगा। अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे सेलिंग में तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, इनकम। किसी को कोई दिक्कत है? तो इनकम समझ गए, खर्च समझ गए, रेवेन्यू समझ गए। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल सेल्स। हम लोग अभी तक मानते थे कि टोटल सेल, लेकिन रेवेन्यू का मतलब ही होता है टोटल सेल्स। जितने में हम टोटल बेच रहे हैं उसको रेवेन्यू के नाम से हम लोग जानेंगे। अच्छा, प्रॉफिट क्या कहलाता है? हाँ, वो तो सब जानते हैं, हिंदी में लाभ जानते हैं। प्रॉफिट का डेफिनेशन कैसे लिखोगे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो ध्यान देना, फॉर्मूला के जरिए बता देते हैं प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बोलता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल टोटल जितना इनकम आ रहा है, जितना रेवेन्यू आ रहा है उसमें खर्चा घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे अगर मार्कर को बेचे हम 20 रुपये में तो मेरे पास कितना आया, 20, और उसका लागत क्या होगा, जो भी लागत होगा उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है कि टोटल इनकम में टोटल खर्चे को क्या करना है, माइनस कर देना है। प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, टोटल इनकम में टोटल खर्चे को क्या करना है, माइनस कर देना है। याद रहेगा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेज इक्वल टू प्रॉफिट। और लॉस में क्या होगा, लॉस में क्या होगा, और वही इनकम को रेवेन्यू बोलते हैं। सेल कम करेंगे तब ना कमाई। बिजनेसमैन का कमाई कहाँ से होगा, एक बिजनेसमैन कहाँ से कमाता है, सामान बेच के। और कहाँ से कमाएगा, और कहीं कोई कमाने का जरिया है, सामान बेच के ही कमाएगा। बात समझ गए? इसलिए इनकम बोल रहे हैं तो रेवेन्यू मानेंगे। और लॉस क्या होगा, लॉस में क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा या इनकम? लॉस में खर्चा ज़्यादा होता है कि इनकम ज़्यादा होता है, खर्चा। तो उल्टा ना हो जाएगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो मेरा खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा तब ना लॉस। खर्चा ज़्यादा और इनकम कम तो लॉस, और अगर इनकम ज़्यादा और खर्चा कम तो क्या होगा, प्रॉफिट। याद रहेगा, प्रॉफिट में कौन ज़्यादा होना चाहिए, ये रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, और खर्चे में एक्सपेंसेस ज़्यादा होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है? एक ही बात है भाई, रेवेन्यू का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा रोज़ बेच रहे, आज बेचे 4000 का, कल बेचे 3000 का, सब जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। समझ में आया? सेल और टोटल सेल में क्या अंतर है जी, रोज़ ना सेल करता है, और जब महीने भर का जोड़ देगा तो बोलता है टोटल हम इतना बेचें। समझ में आया? तो उसी को टोटल हम लोग बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसको लिखिए, फिर आगे बताते थे। इसके आगे हम लोगों का कुछ कुछ टॉपिक और इसमें बचा हुआ, बाकी लगभग कंप्लीट की तरफ है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गुड्स क्या होता है, जिसमें बिजनेस मैन डील करता है। सुने होंगे बहुत बार, नहीं? बिजनेसमैन के मुंह से हमेशा सुनते हो माल घट गया, माल आ रहा है, बोलता है कि नहीं? कपड़ा खरीदने जाओ, नया स्टॉक अगर नहीं दिखे, बोल रहे भैया दुकानदार को सब तो पुराना दिखा रहे हो, बोलता है ना कि माल आ रहा है, परसों स्टॉक आ रहा है। तो गुड्स क्या होता है बिजनेसमैन के लिए, गुड्स का मतलब क्या होता है? तो बिजनेसमैन के लिए गुड्स का मतलब होता है उसके बिजनेस का स्टॉक। जैसे कपड़े का दुकानदार कपड़ा को गुड्स बोलेगा, फर्नीचर का दुकानदार फर्नीचर को गुड्स बोलेगा, किताब बेचने वाला किताब को गुड्स बोलेगा। हाँ या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेसमैन जिसका बिजनेस करता है वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। जो बिजनेसमैन जिसका बिजनेस करता है वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। इसलिए आप कॉमनली सुनते होंगे कि माल आ रहा है या माल कम पड़ रहा है। इसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। लेकिन स्टॉक वो होता है जो बच जाता है, स्टॉक वो होता है जो बच जाता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। नहीं बोलता है कितना स्टॉक बच गया। स्टॉक का मतलब बच जाना। कोई दिक्कत है? और गुड्स का मतलब है जो आप अपने बिजनेस के लिए ख़रीदते हो, जो आप जिसका आप बिज़नेस करते हो वो आपके लिए क्या कहलाता है, गुड्स। जैसे कार बेचने वाले के लिए, कार का शोरूम है तो कार के शोरूम के लिए गुड्स क्या होगा, कार होगा। फर्नीचर दुकान के लिए गुड्स क्या होगा, फर्नीचर होगा। टीवी बेचने वाले के गुड्स क्या होगा, टीवी होगा। किताब बेचने वाले के लिए गुड्स क्या होगा, किताब होगा। बात समझ? मतलब पूरा स्टेशनरी होगा उसका। जो बुक दुकान का मतलब क्या, पूरा स्टेशनरी, पेन खरीदे, कॉपी खरीदे या बुक्स खरीदे। अगर हम लोग कपड़े के दुकानदार की बात करें तो गुड्स, पूरा का पूरा कपड़ा उसका गुड्स है। लेकिन क्या कपड़ा का दुकानदार केवल
गुड्स ही खरीदता है या और कुछ खरीदता है? क्या फर्नीचर नहीं खरीदता अपने कस्टमर को बैठने के लिए? खरीदता है कि नहीं? प्रिंटर खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, सब कुछ खरीदता है। लेकिन जिसका वो बिज़नेस डील कर रहा है ना, अगर वो सामान खरीदेगा तभी हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? गुड्स। बाकी कोई किसी भी चीज़ में गुड्स यूज़ नहीं करेंगे। एक स्टेशनरी का दुकानदार, किताब कॉपी का दुकानदार अगर स्टेशनरी का सामान खरीदता है तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? गुड्स। और उसके अलावा कुछ और ख़रीदता है तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे कार खरीदा तो लिखेंगे कार। बात समझ गए? फर्नीचर खरीदा तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर, क्योंकि उसका काम फर्नीचर बेचने का नहीं, उसका काम क्या है? किताब बेचने का। लेकिन अगर बुक्स खरीदता है, स्टेशनरी का सामान खरीदता है, तब कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कोई दिक्कत है? गुड्स का मतलब है कि जिसमें आप बिजनेस डील करते हो, जिसमें आप बिजनेस का ट्रांजैक्शन करते हो, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? गुड्स। तो लिखते हैं इट रेफर्स टू दोज प्रोडक्ट और थिंग्स in which a businessman या business deals। इसका अर्थ ऐसे वस्तु या उत्पाद से है जिसमें एक व्यवसाय अपना लेन देन करता है। जिसमें एक व्यवसाय अपना लेन देन करता है। कोई दिक्कत है? जैसे कपड़े के बिजनेसमैन के लिए गुड्स क्या होगा? कपड़ा। फर्नीचर के बिजनेसमैन के लिए गुड्स क्या होगा? फर्नीचर। मतलब अब आप समझ गए कि जो बिजनेसमैन जिसमें डील करता है वो उसको क्या मानता है? गुड्स मानता है। कोई दिक्कत है? क्या मानता है? गुड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे परचेज। सुने परचेज? परचेज में तो होता है क्रय, खरीदना। सुने हो ना? खरीदना। बताओ, परिभाषा पूछ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। खरीदना जानते हो? बताओ डेफिनेशन, बताओ डेफिनेशन क्या होगा परचेज का? अब बोलेगा कि जो हम लोग खरीदते हैं उसको खरीदना बोलते हैं। नहीं, खेलना, तो जो हम लोग खेलते हैं उसको खेलना बोलते हैं। बड़ा अमाउंट का सामान खरीदते हैं तो परचेज। और छोटा अमाउंट वाले में अच्छा बाई यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, ये तो ग्रामर समझा दे रहा है। उसके बाद ये इंग्लिश ग्रामर बता दिया। इंग्लिश ग्रामर यहाँ नहीं चलेगा। बताइए। और तो ध्यान देना है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में परचेज वर्ड तब यूज़ करेगा जब वो क्या खरीदेगा? गुड्स। फिर से समझोगे? ठीक है, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर काम नहीं करेगा, इसलिए छोटा बड़ा नहीं। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में परचेज वर्ड तब यूज करेगा जब वो क्या खरीदेगा? गुड्स। गुड्स खरीदेगा तो लिखेगा परचेज, और गुड्स के अलावा कुछ और खरीदेगा तो उसका नाम लिखेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कपड़ा का दुकानदार हैं तो कपड़ा खरीदेंगे तो लिखेंगे परचेज गुड्स। क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स। लेकिन अगर हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो कभी नहीं लिखेंगे परचेज गुड्स, हम लिखेंगे कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर। ये जो परचेज वर्ड है कब यूज़ करेंगे? जब हम क्या खरीदेंगे? गुड्स। गुड्स खरीदेंगे तभी परचेज टर्म यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत है? तो लिख देते हैं द टर्म परचेज, द टर्म परचेज इज यूज टू गुड्स परचेज, या यूज फॉर गुड्स परचेज लिख सकते हैं। बताइए परचेज शब्द का कब इस्तेमाल करेंगे? बोलता है क्रय शब्द का प्रयोग माल क्रय करने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत है? परचेज टर्म कब यूज़ करते हैं हम लोग? गुड्स परचेज के लिए, यानी जब ये गुड्स खरीदेंगे तब हम लोग कौन सा शब्द यूज़ करेंगे? परचेज। अच्छा, खरीदा हुआ सामान वापस जाएगा तब कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? परचेज रिटर्न। क्या यूज़ करेंगे? परचेज रिटर्न। यहाँ लिख लेते हैं परचेज, परचेज रिटर्न। क्रय वापसी। कोई दिक्कत है? इट इज़ used for return of
परचेज गुड्स। अच्छा, जब खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तब कौन सा शब्द यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो कौन सा शब्द यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। बोलता है जब क्रय किया हुआ माल वापस कर दिया जाता है तब क्रय वापसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रय वापसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब हम लोग परचेज रिटर्न यूज करते हैं। अच्छा, सेल्स क्या होता है? सेल्स का शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज, और जब गुड्स बेचेंगे तो सेल्स। जब गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? सेल्स। लिखेंगे द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर गुड्स माल बेचने पर बिक्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम माल बेचते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल्स वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल। अच्छा, सेल किया वो सामान वापस आएगा तब? जो आप बेच दिए कब वापस आता है? हाँ, सामने वाला हम बेच दिए, सामने वाले को जैसा हम दिखाए थे वैसा नहीं मिला। अब दिख कुछ और रहा था और भेज कुछ और दिए, या तो गलत भेज दिए या तो टूटा फूटा भेज दिए, ख़राब भेज दिए, तो सामान वापस आ जाता है। और जब सेल के बाद सामान वापस आता है तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सेल्स रिटर्न। याद रहेगा? अच्छा, इसके बारे में लिखने की ज़रूरत है या समझ जाएगा? विक्रय वापसी समझ जाएगा ना? समझ जाओगे? सेल्स रिटर्न का मतलब जब बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे? सेल्स रिटर्न। और ख़रीदा हुआ वापस करते हैं तो क्या होता है? परचेज रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न आपके पास, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास सेल्स रिटर्न वापस आपके पास आएगा या आप किसी को भेजोगे? बिजनेसमैन हैं तो जब हम सेल करते हैं मेरे पास आएगा, और परचेज रिटर्न हम किसी को करेंगे, तो पकड़ेंगे कैसे रिटर्न? खाली लिख देगा रिटर्न, तो परचेज और सेल नहीं लिखेगा, लिख देगा रिटर्न टू, रिटर्न फ्रॉम। तो कैसे पकड़ेंगे कि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं या सेल्स रिटर्न कर रहे हैं? तो याद रखना, जब हम किसी और को वापस करते हैं ना तो क्या लिखते हैं वर्ड? रिटर्न टू। हमने सुरेश को वापस किया, को हिंदी में क्या लिखते हैं? को। इंग्लिश में लिखते हैं टू। रिटर्न टू सुरेश, यानी सुरेश को वापस किया। और अगर हमको कोई भेजेगा तो हम बिजनेसमैन हैं, हम आप लोगों को बेच दिया और आप लोग हमको दे रहे हो, तो हम क्या लिखेंगे? रिटर्न फ्रॉम। क्या लिखेंगे? रिटर्न फ्रॉम। रोहित से वापस आया, मोहित से वापस आया, महेश से वापस आया, दिनेश से वापस आया। रिटर्न फ्रॉम रोहित, रिटर्न फ्रॉम मोहित, रिटर्न फ्रॉम दिनेश, रिटर्न फ्रॉम राम। बात समझ में आया? तो जब फ्रॉम बोलते तो कौन सा वर्ड यूज होगा? सेल्स रिटर्न। और टू लिखा रहेगा तो कौन सा होगा? परचेज रिटर्न। चकमा यहाँ खाता बच्चा, पूरा लिख के नहीं देता, लिख देता रिटर्न टू महेश। तो भाई रिटर्न टू लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा रिटर्न होगा? परचेज रिटर्न होगा। और अगर रिटर्न फ्रॉम लिखा है तो कौन सा रिटर्न होगा? सेल्स रिटर्न होगा। याद रहेगा? कुछ सोचो ना, हम बेचें किसी को तो वो हमको वापस करेगा तो क्या लिखेंगे? रमेश को अगर हम बेच दिए तो हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब रमेश हमको वापस करेगा तो लिखेंगे रिटर्न फ्रॉम रमेश। रमेश से हमारे पास रिटर्न आया, तो फ्रॉम रहेगा तो क्या रिटर्न मानेंगे? सेल्स। और टू लिखा रहेगा तो क्या रिटर्न मानेंगे? परचेज। पहचानने में कोई दिक्कत है? क्योंकि क्वेश्चन में चकमा देता है, इसे लिख के नहीं देता, लिख देता रिटर्न टू, रिटर्न फ्रॉम। तो आपको ध्यान देना, फ्रॉम मतलब सेल्स और टू मतलब परचेज। याद रहेगा? फ्रॉम मतलब टू मतलब टू मतलब फ्रॉम मतलब, याद हो जाएगा। लिखिए इसको। चलिए, इसके बाद हम लोगों को देखना है इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक क्या होता है बताइए? हाँ, मतलब बिकने से बचा हुआ माल। बिकने से बचा हुआ माल। जैसे 100 पीस बनाए और 90 बिका और 10 पीस बच गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो बोलता है स्टॉक मीन्स अनसोल्ड
गुड्स। बोलता है स्टॉक का अर्थ बिकने से बचे हुए माल से, बिकने से जो माल बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक। कितने तरह का स्टॉक होता है? टाइप्स ऑफ स्टॉक कितने तरह का होता है? एक होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और इसको बोलते हैं प्रारंभिक स्टॉक, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कौन स्टॉक क्लोजिंग है और कौन स्टॉक ओपनिंग है? कैसे पहचानेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक? तो ध्यान देना इधर, ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को रहेगा शुरुआत में, या 1 जनवरी को रहेगा। देखो इधर 1 तारीख अगर है तो कौन सा स्टॉक, और क्लोजिंग वाला 31 तारीख को रहेगा, 31 मार्च या 31, याद रहेगा? चलिए फिर से ध्यान दीजिए सारे बच्चे। अगर लास्ट में, साल के लास्ट में अगर कोई स्टॉक बच गया तो उसको कौन सा स्टॉक बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक अगले साल पहला दिन जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। वैसे स्टॉक किसको डिनोट करता है? क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब ही तो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कोई शब्द ही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कोई शब्द नहीं है। तो सवाल है यहाँ कहाँ से लिखा है? तो भैया इस साल का जो क्लोजिंग बचा है, जैसे मान लो दिसंबर है, तो दिसंबर में मेरे पास कुछ सामान बच गया दुकान में, तो उसको 1 जनवरी को अगला डायरी में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये सामान बचा हुआ है, तो जो इस साल का क्लोजिंग होता है उसको अगले साल के ओपनिंग में लिख देते हैं। जो इस साल का क्लोजिंग में बचा हुआ स्टॉक होता है, माल होता है, उसको हम अगले साल के शुरुआत में लिख देते हैं। उसी को हम लोग कौन सा स्टॉक बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कोई शब्द ही नहीं, ये ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक है। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको इस साल हम क्या मानते हैं? ओपनिंग स्टॉक। बात समझ में? बैंक देखो, बैंक में पासबुक ख़त्म हो गया पापा का, तो क्या करता है? पासबुक ख़त्म तो सबसे लास्ट पेज में लिखता है क्लोजिंग बैलेंस 4,15,000। और नया पासबुक लेंगे पापा तो सबसे पहले लिखता है ओपनिंग बैलेंस। लिखता है कि नहीं लिखता है? तो क्लोजिंग बैलेंस क्यों लिखा पुराने वाले में और नया वाला में ओपनिंग बैलेंस? क्योंकि पुराना का लास्ट था ना, तो लिख दिया कि इतना क्लोजिंग में बचा, और नया का शुरुआत है तो लिखता है ओपनिंग बैलेंस इतना है, अब लेन देन शुरू होगा। उसी तरह से पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक होगा, उस पिछले साल वाला स्टॉक हम लोग कौन सा स्टॉक बोलते हैं? क्लोजिंग। और उसको इस साल जब नए साल में तो अगले साल में लिखेंगे तो कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक कोई शब्द ही नहीं, ये ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक ही है जो अगले साल ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत है? लिखिए इसको।